मोदी सरकार ने समुद्र में फिकवाए रोहिंग्या शरणार्थी। जिंदा बचे लोगों ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। वीडियो कॉल कर बताया हमें मरने के लिए छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कहानी बताया, भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। संयुक्त राष्ट्र ने आपदा बताया। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी OHCHR की तरफ से बयान जारी किया गया और बयान में कहा गया कि जो खबरें भारत से आ रही हैं वो अस्वीकार्य और अमानवीय हैं। हम इसकी जांच करेंगे। एक विशेषज्ञ नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन जिसे कोर्ट कहानी मान रहा था वो असल में कहानी नहीं बल्कि हकीकत के रूप में सामने आ गई है। और अब मोदी सरकार सवालों में है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की शरणार्थियों को लेकर नीति क्या है। क्या शरणार्थियों को बीच समुद्र में फेंक देना मानवता के खिलाफ अपराध नहीं है? मामला 43 रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ा हुआ है। करीब 3 महीने पहले इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में अलग अलग जगह पर रहने वाले रोहिंग्याओं को पुलिस ने पहले तो पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें अंडमान ले जाया गया, जहां बीच समुद्र में उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर फेंक दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन तब सबूत सामने नहीं आए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सबूत नहीं है तो फिर ये कहानी की तरह है। कोर्ट ने याचिका को खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी करार दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। लेकिन सच्चाई अब सामने आ गई है, क्योंकि जिन लोगों को समुद्र में फेंक दिया गया था वो जिंदा निकले हैं और अब कैमरे के सामने आकर उन्होंने अपने जिंदा होने का सबूत तो दे ही दिया है, साथ ही ये भी बता दिया है कि उन्हें किस तरह से सरकार ने बीच समुद्र में फेंक दिया था। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी मामले पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं जिस पे अब मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। तो मोदी सरकार पर आरोप लगाए गए कि 6 मई को दिल्ली पुलिस ने 40 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी को बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने के बहाने पहले हिरासत में लिया। इसमें कुछ बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे और कुछ गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर और मधुमेह से पीड़ित लोग भी शामिल थे। दिल्ली में अभी भी मौजूद कई रोहिंग्या शरणार्थियों ने इसके बाद दावा किया है कि उनके परिवार के सदस्य उन लोगों में शामिल थे जिन्हें 6 मई को भारतीय अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। एक शरणार्थी ने दावा किया था कि मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया गया और पानी में फेंक दिया गया। अगर मैं अपने माता पिता से फिर से मिल जाऊं तो ये काफी होगा। मुझे बस अपने माता पिता चाहिए और कुछ नहीं। दिल्ली में रहने वाले 2 रोहिंग्या शरणार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। उन्होंने कहा 43 शरणार्थियों को इस तरह से निर्वासित किया गया। 16 मई को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस याचिका पर संदेह जताया। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका को खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी करार दिया था। याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्वेस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन आप एक नई कहानी लेकर आते हैं। इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस मटेरियल नहीं है। दिल्ली में बैठे याचिकाकर्ता को अंडमान तट से समुद्र में फेंके जाने की जानकारी आखिर कैसे मिली? लेकिन अब इस पूरे मामले में सच्चाई सामने आ गई है। बीबीसी की तरफ से उन लोगों को तलाश कर लिया गया है जिन्हें समुद्र में फेंका गया था। म्यांमार इस वक्त गृह युद्ध में फंसा है। 2021 में एक तख्ता पलट के बाद सत्ता पर कब्जा करने के बाद सेना जातीय मिलिशिया और रेजिस्टेंस फोर्सेस से लड़ रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोग भारत से निकाले गए उनमें से ज्यादातर बाथू आर्मी के साथ रह रहे हैं। ये एक प्रतिरोध समूह है जो देश के दक्षिण पश्चिम में सेना से लड़ रहा है। जिन लोगों को भारत से निकाला गया था उस समूह में शामिल एक शख्स जॉन ने फोन कर बताया, उन्होंने हमारे हाथ बांध दिए, हमारे चेहरे ढक दिए और हमें कैदियों की तरह जहाज पर ले गए। फिर हमें समुद्र में फेंक दिया। कोई इंसानों को यूं ही समुद्र में कैसे फेंक सकता है? दुनिया में इंसानियत वाकई है, लेकिन मैंने भारत सरकार में कोई इंसानियत नहीं देखी। इस मामले की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार में मानवाधिकार स्थिति पर नजर रखने वाले विशेष अधिकारी थॉमस एंड्रयूज का कहना है कि इन आरोपों को साबित करने वाले अहम सबूत मौजूद हैं। इन सबूतों को उन्होंने जेनेवा में भारत के मिशन प्रमुख के सामने पेश किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। भारत रोहिंग्या को शरणार्थी नहीं मानता, उन्हें वो अवैध प्रवासी समझता है। भारत में UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी में 23,800 रजिस्टर्ड रोहिंग्या शरणार्थी हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच का अनुमान है कि असल संख्या 40,000 से ज्यादा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या अगर कोई अवैध रूप से देश में घुस आया है तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा? क्योंकि बीबीसी ने उन लोगों को ढूंढ निकाला और जो सच्चाई सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। या कहें कि जो बात 3 महीने पहले याचिकाकर्ताओं ने बताई थी, जिसे कोर्ट ने कहानी करार दे दिया था, वो कहानी नहीं हकीकत थी।
जो लोग म्यांमार भेजे गए हैं उन्होंने बताया कि 6 मई को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले UNHCR कार्ड धारक 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानीय थानों में बुलाया गया। दिल्ली में रहने वाले अमीन का कहना है कि उसी वक्त उनके भाई ने फोन कर बताया कि उन्हें म्यांमार ले जाया जा रहा है। उन्होंने उनसे कहा कि वकील से संपर्क करें और UNHCR को खबर करें। 7 मई को शरणार्थियों ने बताया कि उन्हें दिल्ली के पूर्व में हिंडन एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों के लिए विमान पकड़ा। प्लेन से उतरने के बाद हमने देखा कि 2 बसें हमें लेने आई थी। बसों पर भारतीय नौसेना लिखा हुआ था। जैसे ही हम बस पर चढ़े, उन्होंने हमारे हाथ प्लास्टिक से बांध दिए और चेहरे पर काला मलमल का कपड़ा बांध दिया। हालांकि बसों पर मौजूद लोगों ने अपनी पहचान नहीं बताई। वो फौजी वर्दी पहने हुए थे और हिंदी बोल रहे थे। थोड़ी ही देर में समूह को बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक जहाज पर चढ़ा दिया गया। इसका पता तब चला जब उनके हाथ खोले गए और चेहरे से कपड़ा हटाया गया। इस जहाज पर एक बड़ा युद्धपोत लग रहा था, जिसमें 2 मंजिलें थीं और लंबाई कम से कम 150 मीटर थी। जहाज पर मौजूद कई लोग टी-शर्ट, काली पैंट और काले फौजी बूट पहने हुए थे। कुछ लोग भूरे रंग के कपड़े भी पहने हुए थे। नूर ने कहा, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। कुछ लोगों को बुरी तरह पीटा गया, उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए, लेकिन खाना जरूर नियमित मिला। ये पारंपरिक भारतीय खाना था, जिसमें दाल, चावल और पनीर था। 8 मई को स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे शरणार्थियों को कहा गया कि वो नौसैनिक जहाज के किनारे पर लगी सीढ़ी से नीचे उतरें। नीचे उन्होंने 4 छोटी रबड़ की नावें देखी। शरणार्थियों को 2 नावों में बिठाया गया। इनमें 20-20 लोगों को बिठाया गया। बाकी 2 नावों में दर्जन भर कर्मचारी थे जो आगे आगे चल रहे थे। शरणार्थी 7 घंटे तक सफर करते रहे। इस दौरान उनके हाथ बंधे हुए थे और रोहिंग्या शरणार्थी नूर ने बताया, एक नाव किनारे पहुंची और पेड़ से लंबी रस्सी बांधी गई। फिर रस्सी हमारी नावों तक लाई गई। हमें लाइफ जैकेट दिए गए, हाथ खोले गए और हमें पानी में कूदने को कहा गया। हमने रस्सी पकड़ी और 100 मीटर से ज्यादा तैरकर किनारे पहुंचे। हमसे कहा गया कि तुम लोग इंडोनेशिया पहुंच गए हो। इसके बाद वे लोग हमें छोड़कर चले गए। 9 मई की सुबह सुबह इस समूह को स्थानीय मछुआरे मिले, जिन्होंने बताया कि वो म्यांमार में हैं। उन्होंने शरणार्थियों को अपने फोन इस्तेमाल करने दिए ताकि वो भारत में अपने परिवार को कॉल कर सकें। अब दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्याओं के मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, और इसीलिए कुछ लोग छिप गए हैं। अमीन अब अपने घर पर नहीं सोते। उन्होंने अपनी बीवी और 3 बच्चों को कहीं और भेज दिया है। सरकार कभी भी उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक देगी, ऐसा डर उन्हें है। इस मामले में म्यांमार में मानवाधिकार स्थिति पर UN के विशेष दूत टॉम एंड्रयूज ने कहा कि ये लोग यहाँ इसलिए नहीं हैं कि ये भारत में रहना चाहते हैं। म्यांमार में जो खौफनाक हिंसा हो रही है उसकी वजह से वो यहाँ हैं। वो सचमुच अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं। और अब इतने बड़े खुलासे के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में मोदी सरकार की चुप्पी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सरकार अपने फैसले पर ही मुंह खोलने को तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो इस बार सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया देखने को मिलता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।